दोस्तों स्वागत है आपका फ्यूचर टाइम क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं। हमने पिछली क्लास में 3 विशेषताओं को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम चौथी विशेषता डिस्कस करेंगे। क्या है? एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत एक संघीय देश है, मतलब यहाँ पर 2 तरह की सरकारें काम करती हैं। राज्य सरकार जो राज्यों के लिए काम करती है और केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है। बावजूद इसके भारत के अंदर में भारत को हम संघीय देश कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर एकात्मता का भी बात है और उसके झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। भारत को संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है, संघीय व्यवस्था देश भी बोला जाता है और ये भी बोला जाता है कि इसमें एकात्मता की ओर झुकाव भी है इसका। वो कैसे, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संघीय व्यवस्था होने के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या बातें होती है, ताकि हमें पता चले कि संघीय का मतलब क्या होता है, और फिर एकात्मता की बात करेंगे। ठीक है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि भारत जो है वो संघीय देश है, लेकिन झुकाव फिर भी एकात्मता की ओर है। तो मैं कहूंगा भारत के अंदर संघीय देश होने के गुण भी है और एकात्मता होने के गुण भी है। तो पहले वो देखते हैं कि वो क्या लक्षण है जो एक देश को संघीय देश बनाते हैं, और वो क्या लक्षण है वो जो एक देश को एकात्मक देश बनाते हैं। देखिए, पहले संघीय व्यवस्था की बात करें तो मुख्य लक्षण है 2 सरकारें। भारत के अंदर 2 सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो ये है भारत के अंदर। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में भारत के अंदर भी होता है। केंद्र के पास अलग शक्ति होती है, राज्य के पास अपनी अलग शक्ति होती है। तीसरा, संविधान को बदलना आसान नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पर हमारे संविधान में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कठोर है। तो ये सारे संघीय व्यवस्था के गुण हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, हमारे यहाँ भी 2। तो ये जो मुख्य लक्षण है संघीय व्यवस्था के, ये तो हमारे देश में भी है। तो हम इसलिए कहते हैं भारत एक संघीय व्यवस्था है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि झुकाव उसका किसकी तरफ है? एकात्मता की तरफ झुकाव है। तो एकात्मता के लक्षण क्या होते हैं? केंद्र सरकार बहुत शक्तिशाली होती है। हमारे देश में देख लो बेटा, केंद्र सरकार शक्तिशाली है कंपेयर टू राज्यों से। मतलब राज्य सरकार शक्तिशाली है, लेकिन केंद्र सबसे ऊपर है और शक्तिशाली भी केंद्रीय है। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। पूरे देश, एकात्मता के लक्षण है पूरे देश के लिए एक ही संविधान। हमारे देश में एक ही संविधान है पूरे देश के लिए। नागरिकता एक ही है। अमेरिका में जैसे 2 नागरिकता होती है, राज्यों की अलग और देश के अलग, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। कुछ मामले आसानी से बदले जा सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान में कुछ मामले को बिल्कुल आसानी से बदला जा सकता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, हमारे देश में भी यही होता है। आपातकालीन के समय सारी शक्तियां केंद्र, जब स्थिति आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो सारी की सारी शक्ति किसके पास आ जाती है? केंद्र के हाथों में आ जाती है। तो इसीलिए कहता हूं मैं, अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं तो भारत संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ, संघीय देश होने के साथ साथ, उसका जो झुकाव है वो एकात्मता की ओर झुकाव है। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ बातें हैं नोटिस करने वाली। जब हम कहते हैं कि भारत एक संघीय देश होने के साथ साथ एकात्मक भी है, मतलब भारत का संविधान पूरी तरह से ना तो संघीय व्यवस्था में है ना ही एकात्मक व्यवस्था में है, ये दोनों है। ठीक है। भारत केंद्र की ओर, देखो ध्यान से सुनेंगे बात, भारत केंद्र की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था है। हम कहते हैं भारत एक संघीय देश है, ठीक है, लेकिन केंद्र की ओर एकात्मक भी है। केंद्र की ओर झुक रहा है, क्योंकि आपातकालीन के समय शक्तियां किसके हाथ में चली जाती है? केंद्र के हाथ में चली जाती है। और वैसे भी देखें, शक्तियों का बंटवारा तो है राज्यों में, केंद्र में, लेकिन ज्यादा पावर किसकी? केंद्र की। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द नहीं लिखा, ये तो बात ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 1 में तो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भारत के राज्य किसी समझौते से नहीं बने, बल्कि बल्कि संविधान ने उनको बनाया है। कोई समझौते से नहीं बने हैं। और ध्यान रखना, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो हमने जो ये बात पढ़ी थी विशेषताओं में, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, तो एक लाइन में बोलूं कि भारत संघीय देश है लेकिन झुकाव एकात्मता की ओर है। तो हमने कारण पढ़ा क्यों है। अब हम पढ़ते हैं 5वीं विशेषता इसकी, इसको हटाते हैं पहले। देखिए दोस्तों, 5वीं विशेषता क्या है? सरकार का संसदीय स्वरूप। अब ये संसदीय स्वरूप क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। जो हमारा संविधान है उसने अमेरिका की अध्यक्ष प्रणाली के बजाय ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अध्यक्ष प्रणाली क्या होती है। तो अध्यक्ष प्रणाली जो है वो इसके अंदर, अध्यक्ष प्रणाली के अंदर संसद और सरकार अलग अलग होते हैं। संसद अलग, सरकार अलग। राष्ट्रपति जो होता है, अमेरिका में की बात करोगे, राष्ट्रपति जो होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है, संसद से बिल्कुल अलग। लेकिन वही इसका उल्टा, अगर मैं संसदीय प्रणाली की बात करूं जो भारत में है, जो हमने ब्रिटेन से ली थी, यहाँ पर संसद मतलब विधायिका और सरकार मतलब कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है। सरकार संसद को जवाब देती है, सरकार जो भी काम करेगी संसद में उसका जवाब देगी। और इस प्रणाली को, संसदीय प्रणाली को, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। हम
इसके अध्यक्ष प्रणाली के बारे में बात नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे संसदीय प्रणाली। इसकी हम मुख्य बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। संसदीय प्रणाली की क्या क्या मुख्य बातें हैं, इसको उठाते हैं। अगर संसदीय प्रणाली की मैं खास बातों की बात करूं कि इसमें क्या क्या खास बातें होती है, सबसे पहले दो तरह के कार्यकारी होते हैं यहाँ पर। संसदीय प्रणाली में दो तरह के कार्यकारी, एक वास्तविक और एक नाम मात्र का कार्य। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में वास्तविक कार्यकारी होता है प्रधानमंत्री और नाम मात्र का कार्यकारी होता है राष्ट्रपति। वहीं अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्य में वास्तविक कार्यकारी होते हैं मुख्यमंत्री और नाम मात्र का कार्यकारी होता है गवर्नर। ठीक है, जिसको हम राज्यपाल भी बोलते हैं। चलिए जी, दूसरी बात क्या है, बहुमत वाली पार्टी की सरकार बनाने का मौका। संसदीय प्रणाली के अंदर जो भी पार्टी बहुमत लेके आ जाती है उसी को ही सरकार बनाने का मौका दिया जाता है और वही सरकार बनाती है। तीसरी बात क्या है, सरकार को संसद में जवाब देना पड़ता है। सरकार जो भी काम करती है, जो भी नीतियां बनाते हैं, उन सबका जवाब संसद में देना पड़ता है, मतलब सरकार उत्तरदायी संसद के प्रति। चलो जी, चौथा, सभी मंत्री संसद के सदस्य होंगे। मंत्री जितने भी होंगे वो संसद के सदस्य होंगे। कोई भी मंत्री बिना संसद के सदस्य के मंत्री नहीं बन सकता। चलो जी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकार के नेता। अगर नेता के रूप में देखा जाए तो राज्य में मुख्यमंत्री नेता होता है सरकार का और केंद्र में प्रधानमंत्री सरकार का नेता होता है। वही लोकसभा राज्यसभा को इस प्रणाली के तहत, संसदीय प्रणाली के तहत लोकसभा को और राज्यसभा को लोकसभा को और विधानसभा को समय से पहले उनको भंग किया जा सकता है, समय से पहले उनको विघटित किया जा सकता है। चलिए जी, ये बात तो हो गई हमारी। मैं यहाँ पर अगर भारत की बात करूं तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, मतलब गणतंत्र है। मतलब भारत की जो संसद है वो पूरी तरह से आजाद नहीं है, वो भी बंधी हुई है। किससे? संविधान से। वहीं अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में तो भाई जो राजा रानी होते हैं वो वंशज के तौर पर होते हैं और वहां की जो संसद है वो कुछ भी कानून बना सकती है। तो लेकिन ब्रिटेन हो या भारत हो, प्रधानमंत्री की स्थिति एक ही है। प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, ब्रिटेन का हो या भारत का हो। और इसलिए आजकल इसलिए लोग क्या कहते हैं, इसको किस नाम से पुकारते हैं? प्रधानमंत्री सरकार। जैसे हम कहते हैं ना मनमोहन सरकार, मोदी सरकार, नाम से ही बुलाया जाता है। तो इतनी पावर है इस चीज की। तो हमने ये पढ़ा सरकार के संसदीय स्वरूप। छठी विशेषता पढ़ते हैं, इसकी इसको उठाते हैं। तो देखिए दोस्तों, संविधान की जो छठी विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहां पर ये बोल रहा है कि संसद सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। संसद जो भी कानून बनाएगी वही मान्य है, चाहे वो कानून कैसा भी हो, चाहे वो संविधान के खिलाफ भी हो। संसद सबसे ऊपर है, ये बोलता है ये। अच्छा, यहां पर एक बात है, ऐसा कहां चलता है? ब्रिटेन में। लेकिन वहीं अगर मैं न्यायिक सर्वोच्चता की बात करूं तो यहां पर क्या है कि संसद सबसे ऊपर नहीं है। संसद अगर कानून बनाएगी तो अदालत उस कानून को देखेगी और देखेगी क्या वो कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। ऐसा चलता है अमेरिका में। कहां चलता है ऐसा? अमेरिका में। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत में संसदीय प्रभुता है या फिर न्यायिक सर्वोच्चता है? भारत में अपने आप को संतुलन बनाया है। भारत के अंदर संसद सबसे ऊपर नहीं है, क्योंकि संसद का कोई कानून अगर ऐसा है जो संविधान के खिलाफ है तो अदालत उसको रद्द कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अदालत सारे ही फैसले संसद के सभी फैसलों को रद्द कर दे, ऐसा भी नहीं है। तो भारत ने एक संतुलन बना के चला है। अब वो जो संतुलन है, इन दोनों का जो संतुलन बनाया है भारत ने, जो संतुलन बनाया है वो कैसे बनाया है, हम वो देखते हैं। इस तरह से संतुलन बनाया है। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में संतुलन कैसे बनाया है। मान लो संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस कानून की जांच करेगा और देखेगा कि क्या ये कानून संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर वो कानून संविधान के खिलाफ है तो संसद उस कानून को क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे कानून रद्द करने लगा तो ऐसा भी नहीं कर सकता वो, संसद के वो सारे कानूनों को, सिर्फ उन्हीं कानूनों को जो संविधान के खिलाफ है। तो इस तरह का संतुलन बनाया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अमेरिका में लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब क्या है कि कानून का मकसद व तरीका दोनों ठीक होने चाहिए, तभी कानून बनेगा। मकसद और तरीका दोनों ठीक होने चाहिए। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में लिखा है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मतलब कानून सही तरीके से बना हो वही मान्य होगा। इस तरह की चीजें हमने यहां देखी।
कि किस तरह से भारत ने अपना संतुलन बनाए रखा। तो फिर मैं कहूँगा भारत के अंदर संसद सबसे बड़ी नहीं है, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा नहीं है। मैं किस प्रोस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ आप वो ध्यान रखेंगे, ठीक है? मैं कानून बनाने के उसमें बोल रहा हूँ। क्लियर? तो भारत ने एक संतुलन बनाया कि जब भी कोई कानून बनेगा उस पर नजर कोर्ट की भी रहेगी, और जब संसद कानून बनाएगी संसद भी उसको ध्यान में रखेगा, भाई कोर्ट की नजर है, ताकि कानून बिल्कुल सभी के लिए, सभी के फायदे में। आज की क्लास में इतना है बेटा, हमने संविधान की विशेषताओं को पढ़ा, 3 विशेषताएं हमने आज पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 3 विशेषताएं पढ़ेंगे या 4 जो भी होगी।